हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। चाइना अप्रूव्स वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम। दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने के लिए चाइना ने मंजूरी दे दिया है। अब यह बांध जो है विद्युत प्राप्त करने के लिए होगा, यानी जल विद्युत परियोजना होगा। लेकिन यह जो निचले डाउन स्ट्रीम जो कंट्री है, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके जो रहने वाले हैं उनके लाइवलीहुड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बांध कहाँ बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है। उसके बाद में देखेंगे कि इंडिया पे इसका क्या असर पड़ेगा। उसके बाद में देखेंगे कि अभी इंडिया और चाइना के बीच में वाटर शेयरिंग के लिए, यानी इस तरह का जो परियोजना शुरू किए जाते हैं, उसके लिए क्या कोई समझौता है। ये सारे चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 25 दिसंबर 2024 को चाइना ने मंजूरी दे दिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, बनाने के लिए क्या, वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यानी डैम, जल विद्युत परियोजना। कहाँ पे? यारलोंग सांगपो, जिसको जैंगबो भी बोलते हैं, रिवर पे, जो कहाँ पे है, तिब्बत में है। अब इस परियोजना का, इस बांध बनने का परियोजना का बड़ा महत्वपूर्ण इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरणीय, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक इसके निहितार्थ होंगे, स्पेशली उस कंट्री के साथ जो डाउन स्ट्रीम कंट्री है, जैसे इंडिया और बांग्लादेश। तो अभी हम क्या इसका असर होगा, यही अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहीं पे यह सांगपो रिवर है ना, यहीं पे इतना विश्व का सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है, क्लियर। और यहीं से ब्रह्मपुत्र का बहुत सारा पानी, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इसी यारलोंग जांगपो रिवर से ही आता है। अब हम आते हैं यारलोंग सांगपो रिवर पे यह बनाया जा रहा है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि यारलोंग सांगपो प्रोजेक्ट, यानी इस पे जो बांध बनाया जा रहा है, डैम बनाया जा रहा है, प्रोजेक्ट क्या है। अगर इसकी स्केल और लोकेशन कहाँ पे बनाया जा रहा है उसकी बात करें, तो यह जो नदी है, सांगपो नदी है, यह इंडिया में प्रवेश करने से पहले एक ड्रामेटिक रूप से यू टर्न लेती। अभी आप फिगर में देखें, यहीं पे यह बांध बनाया जा रहा है, एक एकदम यू टर्न लेती है इंडिया में प्रवेश करने से पहले। इस प्रोजेक्ट से जो बिजली उत्पन्न होगा वह 60,000 मेगावाट, यानी 60,000 मेगावाट होगा, यानी 3 टाइम ज्यादा होगा 3 गॉर्जेस डैम से। यानी यह भी चाइना में ही है, चाइना ही बनाया है, इसका भी बड़ा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हुआ है। लेकिन फिर भी चाइना ने इसको मंजूरी दे दिया है, बनना शुरू हो गया है, क्लियर। अब इसका चाइना के अनुसार स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, रणनीतिक इंपॉर्टेंट क्या है चाइना के लिए, कि चाइना, अभी आप देख रहे हैं कि कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो सारे कंट्री जो है अपने एनर्जी के सोर्स को रीन्यूएबल यानी नवीकरणीय, रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी नवीकरणीय एनर्जी में। तो इस हिसाब से जो चाइना है, नेट कार्बन न्यूट्रलिटी गोल 2060 तक रखे हुए। हम कितना तक रखे हुए हैं? 2070 तक लगे हुए। यानी जितना हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना कार्बन इन्वायरमेंट से हटा देंगे, नेट कार्बन न्यूट्रलिटी, क्लियर। हम 2070 रखे हैं, चाइना 2060 रखा है। तो चाइना के अनुसार इस गोल को प्राप्त करने के लिए हम यह सबसे बड़ा डैम बना रहे हैं, जो 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, क्लियर। अब आते हैं इसका इन्वायरमेंटल और सोशल कंसर्न क्या है, पर्यावरणीय और सामाजिक इसका कंसर्न क्या है। देखिए, पहले जो प्रोजेक्ट अभी चर्चा किए हैं 3 जॉर्जेस डैम, इसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इशू हुआ है, इंक्लूडिंग सिस्मिक रिस्क, यानी भूकंपीय खतरा यहाँ पे हो, चूंकि वो एरिया जो है सिस्मिक जोन में आता है, यानी भूकंप वहां पे फ्रीक्वेंटली होते हैं। इसके अलावा डैम बनाने से डिस्प्लेसमेंट भी होता है, विस्थापन भी होता है, बहुत सारे लोगों को वहां से हटाने पड़ते हैं, क्लियर। तो यह इंपैक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, जब चाइना ने इस डैम को बनाया, 3 जॉर्जेस डैम को बनाया। यही है 3 जॉर्जेस, 1 2 3 जॉर्जेस डैम, क्लियर। अब हम आते हैं कि इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल इंपैक्ट, अगर यह डैम पूरी तरह बन जाता है। तो सबसे पहला वाटर फ्लो एंड एग्रीकल्चर देखते हैं, यानी जल प्रवाह और कृषि पे देखते हैं। देखिए, अभी हम बताएं आपको कि ब्रह्मपुत्र जो सिस्टम है, रिवर का जो सिस्टम है, उसमें से बहुत एक सब्सटेंशियल पोर्शन
माने एक पोर्शन जो है वाटर का वह यारलंग सांगपो रिवर से आता है। अभी आप फिगर में देखें इस तरह रिवर जा रहा है, ऐसे आ जा रहा है, यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इससे बहुत सारा पानी यहाँ पे आता है इस सिस्टम में, ब्रह्मपुत्र सिस्टम में। अगर डैम बनेगा तो क्या होगा, वाटर फ्लो डिस्टर्ब होगा और रिड्यूस सिल्ट यानी गाद, जो नदी होते हैं अगर बहते हैं तो वो अपने साथ गाद लेके आते हैं, है ना, जो एग्रीकल्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कृषि उससे अच्छा होता है ना, जो उपजाऊ होता है। तो क्या होगा, या रिड्यूस होगा, गाद रिड्यूस होगा, और इसके अलावा अल्टर रिवराइन इकोसिस्टम यानी नदी का जो पारिस्थितिक तंत्र है ना वो सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। किस नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का। क्लियर, यह हो गया वाटर फ्लो एंड एग्रीकल्चर। दूसरा आता है इकोलॉजिकली फ्रेजिलिटी यानी इकोलॉजिकली नाजुकता। अब इसमें देखते हैं कि जो यह रीजन है अभी हम बताएं हाईली सिस्मिक है, यानी यहाँ पे बहुत भूकंप आते हैं, और इसके अलावा यह लैंडस्लाइड भी यहाँ पे आते हैं, भूस्खलन भी आते हैं, प्रोन टू लैंडस्लाइड। तो यह रिस्क एक होगा कि अगर इस तरह का कोई भूकंप आ गया या कोई लैंडस्लाइड आ गया तो डैम ब्रस्ट भी कर सकता है। क्लियर, इस तरह की घटना 2005 में पारेचू लेक इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश में होने ही वाला था, लेकिन उसको टाइमली कोऑर्डिनेट करके रोक दिया गया। क्लियर। तीसरा है लाइवलीहुड एंड बायोडाइवर्सिटी यानी लोगों का जीवन यापन और जैव विविधता। देखिए अगर वाटर का चेंज होगा, वाटर फ्लो, नदी जल प्रवाह अगर चेंज होगा तो क्या होगा, उस पे फिशिंग पे इफेक्ट आएगा, मछली पालन पे, फार्मिंग पे, कृषि पे, और अदर लाइवलीहुड जो जीविका के जो कारण है, जो नदी पे डिपेंड है, उनको भी असर होगा। जो नदी पे डिपेंड है, मछली मार के जीवन यापन करते हैं, मछली मार के जीवन यापन करते हैं, कृषि करते हैं, या कोई और अदर लाइवलीहुड है जो रिवर पर डिपेंड है, उनको भी इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, अगर बायोडाइवर्सिटी पे इंपैक्ट होगा, है ना, तो जो इकोसिस्टम है, नदी का इकोसिस्टम बड़ा नाजुक होता है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है, तो ये डीस्टेबलाइज हो जाएगा, यानी वह अस्त व्यस्त हो जाएगा, और जिसके कारण क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश और असम पर भी जो इकोसिस्टम है उस पर बड़ा खतरनाक उसका प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। तो ये हो गया लाइवलीहुड एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद आते हैं कुछ स्ट्रेटेजिक कंसर्न देखते हैं। चाइना जो है या ये वाटर को कंट्रोल करना चाहता है, वाटर रिसोर्स को, है ना, और जिससे क्या होगा कि जो लोअर राइपेरियन स्टेट है, जो कंट्री है, उन पे बड़ा पोटेंशियल गलत प्रभाव होने वाला है ना, और इनका हिस्ट्री है कि किसी भी प्रोजेक्ट में यह ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतते हैं चाइना का, और वाटर प्रोजेक्ट में तो खास करके नहीं बरतते हैं। तो एक अविश्वास इन पे है, थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट अभी भी है स्ट्रेटजिक कंसर्न को लेकर, कि पता नहीं, ये तो बोल रहे हैं कि हाँ भाई नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन इनका क्या मकसद है, क्योंकि इनका ट्रांसपेरेंसी नहीं होता किसी प्रोजेक्ट को लेकर। अब हम आते हैं कि इंडिया का करेंट कोऑर्डिनेशन क्या है चाइना के साथ रिवर के मामले में। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट ऑलरेडी है। पहला एग्रीमेंट है अम्ब्रेला एमयू 2013। अब देखिए यह जो फ्रेमवर्क करता है ट्रांस बाउंड्री रिवर में, जो भी एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री में जाते हैं रिवर, यानी एक देश दूसरे, उसमें फ्रेमवर्क या कोऑपरेशन का फ्रेमवर्क बनाता है, लेकिन यह अभी इनएक्टिव है, यह अभी खत्म हो चुका है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र एमओयू, यह 2023 में लैप्स कर गया, अभी भी रिन्यूअल डिस्कशन इसका चल रहा। तीसरा है सतलज एमयू, है ना, यह जब ट्रिगर किया था जो पारेचू, अभी देखें 2005 में लेक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन अभी भी इसका रिन्यूअल पेंडिंग है। तो जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है देखिए उसका क्या हाल है चाइना के साथ। क्लियर। अब हम आते हैं डाटा शेयरिंग इशू पे आते हैं, चूंकि कंट्री के बीच में हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट भी होता है। तो चाइना जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा यानी पानी से संबंधित, वाटर रिसोर्स से संबंधित डाटा जो प्रोवाइड करता था इंडिया को, और कॉपरेशन भी होते थे दोनों देश के बीच में, लेकिन बीच में यह रुक गया क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन दोनों के बीच में आ गया, भू रणनीतिक टेंशन, राजनीतिक टेंशन, जैसे डोकलाम 2017 में हो गया स्टैंड अप, लद्दाख क्राइसिस 2020 में आ गया, उसके बाद से यानी 2017 के बाद से ये भी शेयरिंग नहीं हो रहा है। एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है 1997 यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज।
अब इस यूएन का जो कन्वेंशन है, इसका न तो इंडिया सिग्नेटरी है ना ही चाइना सिग्नेटरी है, दोनों में से कोई इसको साइन नहीं किया हुआ है, तो यूएन भी इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन दोनों जो है इस प्रिंसिपल को मानते हैं कि एक इक्विटेबल यूज होना चाहिए, एक और ऐसा कुछ करना चाहिए वाटर रिसोर्स में जिससे कोई हार्म नहीं हो, हानि नहीं हो। इसमें ही है वह धारा, इसको यह मानते हैं, हालांकि साइन नहीं किए हुए हैं, बाध्य नहीं है ये मानने का, लेकिन यह मानते हैं। क्या होगा, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की बात होगी। अब हम आते हैं कंक्लूजन क्या देखते हैं इस डैम और जो अभी हम डिस्कस किए हैं पोटेंशियली जो हार्म करेगा इंडिया पे। देखिए, चाइना का जो यारलंग सांगपो मेगा डैम है, यह एक बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंज है इंडिया के लिए। हालांकि चाइना ऐसे बता रहे हैं कि चाइना एम्बिशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, उनका एम्बिशन बताया जा रहा है, लक्ष्य है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, चूंकि 2060 तक हमको कार्बन न्यूट्रल दिखाना है। लेकिन यह जो प्रोजेक्ट है यह इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, लाइवलीहुड और डाउन स्ट्रीम वाटर सिक्योरिटी पे कंसर्न दिखाता ही है। वहां का इकोलॉजिकली प्रभाव होगा, लाइवलीहुड जो भी लोग हैं उनके प्रभाव होंगे, इवन इंडिया में भी प्रभाव होंगे, है ना, जो भी नॉर्थ ईस्ट उससे सटे हुए हैं, है ना। तो इंडिया के लिए अभी क्या होना चाहिए, अभी उनको डायलॉग करना चाहिए, एक प्रोएक्टिव सक्रिय होकर डिप्लोमेसी बातचीत करना चाहिए, डोमेस्टिक रिजिलियंस यानी तन्यता को बढ़ावा देना चाहिए और इंटरनेशनल नॉर्म का हवाला देके उनसे बात करना चाहिए, है ना। ऐसा करेंगे तो लॉन्ग टर्म रीजनल स्टेबिलिटी हो सकता है इंडिया और चाइना के बीच में। यह कंक्लूजन है, निष्कर्ष है इस सारे इवेंट्स का, जो चाइना अभी बनाने जा रहा लार्जेस्ट डैम। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट हो, या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में भी इसको आप यूज कर सकते हैं, इंडिया चाइना का, और हाइड्रो पावर में भी इसको यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।